आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन का लेक्चर 2 है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। ठीक है, तो बेसिकली एक सर्कल है और पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से दो टेंजेंट गए हुए हैं, पी ए और पी बी। ठीक है, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, सेंटर है ओ। और आपको क्या कह रहा है कि पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60, मतलब पी ए और पी बी के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आपको पी ओ ए बताना है, मतलब आपको ये वाला बताना है, ये वाला। ठीक है, पी ओ ए ये वाला एंगल बताना है। तो अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो आप अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखो, एक ये वाला जो ट्रायंगल है और एक ये वाला जो ट्रायंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? देखो, ये तो रेडियस है, बराबर हो गया। ठीक है, ये राइट एंगल है, बराबर हो गया, और ये कॉमन हो गया, तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो अगर ये 60 है तो आपको पता है कि ये 30 हो जाएगा। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और आपको पता है ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है और ये 30 है, तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो आपका 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। कुछ रिजल्ट्स ऐसा है कुछ कि आप देखो तो अगर ये वाला एंगल थीटा होता है ना, तो जो ये वाला एंगल है ये आपका थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, और जो ये वाला एंगल होता है ये आपका 180 माइनस थीटा होता है। प्रूफ प्रूफ बहुत आसान है। देखो, अगर ये थीटा है तो आपको पता है ये तो 90 है, और ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों साइड, चारों एंगल का सम 360 होगा। तो ये 90 आपका ऑलरेडी 180 हो चुका है, मतलब ये दो जो बच गए हैं ये आपके 180 होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। और अगर ये 180 माइनस थीटा है, तो ये ट्रेंगल देखो, तो आपको पता है कि अगर ये 180 माइनस थीटा है, तो आपका ये जो दोनों ट्रेंगल बच गए, ये दोनों ट्रेंगल, तो इसका सम आपका थीटा होगा, क्योंकि भाई तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो इन दोनों का सम थीटा होगा, और इन दोनों का सम अगर थीटा होगा, और आपको पता है कि ये साइड इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो ये आपका ये एंगल इसके बराबर होगा। और जब आपका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और दोनों का सम थीटा है, तो एक एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये इसका प्रूफ रहा। तो आपको दोनों रिजल्ट पता होने चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये, या कह लो ये भी आपका थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, दूसरा, अगर ये वाला एंगल आपका अल्फा है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा वो आपका 180 माइनस 2 अल्फा होगा। ये भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला एंगल मेरा अल्फा है, तो जो ये वाला एंगल है मेरा, ये आपका 180 माइनस 2 अल्फा होगा। ठीक है, इसका भी प्रूफ आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। अगर आपको प्रूफ करना हो तो सिंपल आप इसको थीटा मान लोगे, इसको थीटा मान लोगे, तो और इसको आप कुछ और मान लो, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, इसको आप अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो, तो ये आपका 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ये आपका 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से फिर आप निकाल लेना कि ये क्या आ जाएगा, और फिर आपको पता है अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये आपका 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको आप कुछ और वैल्यू मान लेना, सपोज एक्स मान लेना, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, बेसिकली 180 माइनस 2x निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जरूरत नहीं है आपको इसको प्रूफ करने की, बस ये याद कर लो कि अगर ये अल्फा है तो ये आपका 180 माइनस 2 अल्फा होगा। ये सेंटर है, ये डायमीटर है, और ये ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, ये बात थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, तो ये आपका 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। दोनों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स एम एन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, दो बेसिकली दो कॉर्ड है। ठीक है, मान लो एक ऐसे है कॉर्ड, एक मान लो ऐसे है कॉर्ड। ठीक है, तो दो कॉर्ड हैं एम एन एंड पी क्यू, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट ओ पे। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि एम ओ आपका 9 है, ओ एन आपका 5 है, ओ क्यू आपका 6 है, और आपका ओपी बताना है, ये आपको बताना है एक्स मान लो। तो इसका जो रिजल्ट होता है कि दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि आपको देखना है कि कॉर्ड इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। कॉर्ड इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से ना, एक सेकंड, इस पॉइंट से आपको एक बार, एक सेकंड क्या हो रहा है, इस पॉइंट से आपको एक बार यहाँ पे जाना है इस सरकमफ्रेंस पे, एक बार इस सरकमफ्रेंस पे जाना है। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये कॉर्ड है और इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो आपको इस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से आपको एक बार, एक सेकंड क्या हो रहा है,
आपको इस सर्कमफ्रेंस तक जाना है और दूसरी बार इस सर्कमफ्रेंस तक जाना है। और ऐसे ही इस वाले कॉर्ड को देखो, तो इस पॉइंट से आपको एक बार यहाँ तक जाना है और एक बार यहाँ तक जाना है और मल्टीप्लाई कर देना बेसिकली, ये इंटू ये इक्वल्स टू ये इंटू ये, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स, आपको क्या बोला मैंने, ये इंटू ये, तो 6 इंटू एक्स हो गया इक्वल्स टू ये इंटू ये, ठीक है। तो इक्वल्स टू 9 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 को आप बेसिकली 6 से डिवाइड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस सारे रिजल्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दो सीकेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या तो एक टेंजेंट और एक सीकेंट है, या तो दो कॉर्ड्स हैं, आपको ये तो दिख रहा है। तो तीनों को एक तरीके से ही सोचना है, ठीक है। कैसे याद करना है, जहां पे ये दो सीकेंट या एक टेंजेंट एक सीकेंट या दोनों कॉर्ड जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे यहां पे कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं और यहां पे कर रहे हैं, तो आपको इस पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक जाना है। जैसे यहाँ पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको एक बार इस पॉइंट से जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक बार यहाँ तक जाना है, एक बार यहाँ तक जाना है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है और एक बार आपको यहाँ तक जाना है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, मान लो ए बी सी डी ई, मान लो मैंने नाम दे दिया, तो ए बी इंटू, इस केस में आपका ए बी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, जहां पे इंटरसेक्ट किए थे वहां से एक बार यहां सरकमफ्रेंस तक गया था, एक बार यहां तक, एक बार यहां तक, एक बार यहां तक, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है तो एक बार यहाँ तक जाऊंगा और यहाँ पे एक ही बार है तो मुझे बेसिकली दो बार जाना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, फिर से यहाँ तक जाऊंगा, और इसमें क्या है, एक बार यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा और एक बार यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो बी सी डी, अगर ऐसे ना दे दो तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैं यहाँ से दो बार गया क्योंकि यहाँ पे एक ही बार था, इस वजह से दो बार जाना पड़ेगा, और दूसरे में एक बार यहाँ से यहाँ और एक बार यहाँ से यहाँ। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना वहाँ से मैं सरकमफ्रेंस पे जहाँ टच कर रहा है ना वहाँ तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम था, ए बी सी डी, और मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ई, इस वाले पॉइंट को। तो मैंने क्या बोला, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से एक बार आप इस सरकमफ्रेंस तक जाओ, एक बार इस सरकमफ्रेंस तक जाओ, एक बार इस तक जाओ, एक बार इस तक जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली ए ई इंटू बी ई इक्वल्स टू डी ई इंटू सी ई, ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, इन ट्रेंगल ए बी सी, मान लेता हूं इसी को मैं ट्रेंगल दे देता हूं कि ये आपका ट्रेंगल ए बी सी है, जहां पे ए डी और बीई इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए डी और बीई, ए डी बीई मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री, बेसिकली आप चारों 90 डिग्री हो गए, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री है तो आपका ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, आपका ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और आपका ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चारों ही 90 डिग्री हैं। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब क्या था, हाँ ये 90 डिग्री पे है, तो आपको AD दिया है और आपको पता है सेंट्रॉयड जो होता है 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये आपका मीडियन है, ये सेंट्रॉयड है, तो ये बेसिकली 2:1 में डिवाइड करेगा। तो मैंने आपको बताया ही था। तो अगर ये पूरा 12 है, अगर AD पूरा 12 तो ये 2:1 में डिवाइड होगा, तो बेसिकली ये 8 है, ये 4 हुआ क्योंकि 2:1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ऐसे ही BE कितना था, BE 9 था, तो अगर ये पूरा 9 है, ये पूरा 9 है, तो आपको पता है 2:1 में डिवाइड होगा, तो आपका ये 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा 2:1 में। तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका हो चुका है 3। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल में आपका देखो ये 8 है, ये 6 है, तो ट्रिपलेट से ये आपका 10 हो जाएगा, या हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपका यहाँ पे ये क्या निकल के आ रहा है, ए बी आपका 10 निकल के आ रहा है, और वही आपसे ए बी पूछा तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे एक रिजल्ट याद आ रहा है कि जब भी मीडियंस, जो मीडियंस होते हैं वो राइट एंगल पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो अगर ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कि जो आपका ए बी स्क्वायर प्लस जो आपका ए सी स्क्वायर होता है, ये आपका 5BC स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है।
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू 5 BC स्क्वायर, मतलब ये जो राइट एंगल के सामने वाला है ना, ठीक है, ये आपका 5 जाएगा, और जो इसके बगल बगल वाले जो साइड्स हैं ये वाले, ये आपके क्या जाएंगे, ये आपके ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और सामने वाला 5 BC स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में मीडियंस की लेंथ निकालना बताया था। ठीक है, तो अगर मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, और ये अगर मान लेता हूँ ये वाली नीचे वाली साइड सी है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप चलो इसकी लेंथ लिखो, इसकी लेंथ लिखो, तो मैंने क्या बोला था, मीडियन जो होता है हाफ और रूट ऑफ जो इनके बगल बगल वाली साइड से, मतलब इसके इधर इधर, ठीक है, तो उसका 2B² प्लस 2A² हो जाएगा। ठीक है, तो 2B² प्लस 2A² हो जाएगा, और सामने वाला जो साइड है उसको सिंपली C² कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे ये ग्रीन वाला जो मीडियन है इसकी लेंथ बता दो, ग्रीन वाले की, तो मैं कैसे बताऊंगा, पहले तो मैं हाफ लिख दूंगा, फिर रूट में क्या लिखूंगा, जो ये जो मीडियन है ना भाई, इस मीडियम के जो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, तो क्या करूंगा, 2A² प्लस 2C² माइनस B², तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रेड वाले का निकालूं, अगर मैं रेड वाले का निकालना चाहूं, रेड वाले का, तो आपको पता है कि 1/2 रूट ऑफ क्या जाएगा, 2B² प्लस 2C² 2B² प्लस 2C² माइनस A²। ठीक है, तो ये मीडियंस की लेंथ है जो मैंने आपको रिसेंट क्लास में याद कराई थी, और आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल DEF, देख लेते हैं भाई, एक ट्रायंगल DEF है। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, जो एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो आपका क्या है, N पे है। ठीक है, DE आपका 36 है, और DF आपका 40 है, और EF आपका क्या है, 38 है। और आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है ना, जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो बेसिकली क्या होता है, ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं लिख दे रहा हूं, चलो, कि यहाँ पे DE अपॉन DF जो होगा वो आपका DF जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, DE अपॉन DF इक्वल्स टू EN अपॉन NF। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह लो कि इसका जो रेशियो होता है वही इसका रेशियो होता है, तो आपका ये देखो 9:10 है, तो ये भी बेसिकली 9:10 हो जाएगा। और जब ये 9:10 हो जाएगा, और आपको पता है इस पूरे का सम कितना है, 38, और इसका सम कितना आ रहा है, 9 + 10 आपका 19 आ रहा है, मतलब डबल कर दूंगा 10, तो इसको इंटू 2 कर दूंगा, इसको इंटू 2 कर दूंगा। तो आपसे पूछा कि आपसे NF पूछा था, तो NF आपका 20 आ जाएगा, तो 20 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने अभी क्या देखा, मैंने अभी ये देखा कि अगर मैं इसको मान लूँ A, मान लूँ इसको B, इसको मान लूँ C, इसको मान लूँ D, और ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये AD जो है, ये AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको मैंने क्या बोला कि A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, ये तो होगा रिजल्ट, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, AD इक्वल्स टू CB, ऐसे भी रिजल्ट देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए भाई, इसी को ऐसे ही तो कर दिया है सिंपल। ठीक है, यहां से आपको एक रिजल्ट और मैं याद दिला रहा हूं कि अगर आपसे AD की लेंथ पूछ ले, AD कि AD इक्वल्स टू बता दो, तो आपको क्या करना है, सिंपल AD² जो होता है, या आप AD लिख दो, ये आपका होता है AB ये इंटू ये माइनस, मैं फिर से बता रहा हूं, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ए। ठीक है, तो AD² लिख दो, क्या मैं ज़्यादा बेटर लगेगा, AD² लिख देता हूं, कि जो AD² होता है वो आपका AB माइनस CD होता है, तो आपको ये भी रिजल्ट याद रखना है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में, टू शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस सच दैट ऑल 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। ठीक है, बेसिकली 3 शिप्स है, और एक लाइट हाउस के ना ये अपोजिट साइड्स, मतलब मान लेता हूँ ये लाइट हाउस है। ठीक है, तो एक शिप आपका यहाँ पे, एक शिप आपका यहाँ पे। ठीक है, और ये तीनों कोलिनियर है। ठीक है, तीनों कोलिनियर है। हाँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो टू शिप्स का, वो देखो पहले बात तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कह लो, सॉरी, यहां से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कह लो, या यहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो, बात एक ही है।
तो यहाँ से एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन दे रखा है 30 और 60, तो मान लो ये 30 है और ये मान लो आप 60 है। तो मैंने आपको एक बात ये बताई थी, अगर ये 30 है ये 60 है तो आपको पता है ये 60 है और ये 30 है, और आपको दिख रहा होगा कि ये जो बेस है ना, बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो 60 के सामने वाले साइड का रेशियो 3 होता है और इसके सामने वाले का साइड का रेशियो 1 होता है, मतलब ये 3:1 में होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 3:1 में आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है। और आपको इस पूरे की जो लेंथ दिया है ना, वो 230√3 दिया है। इतना दिया है 230√3। और आपको बताइए बेसिकली मैं इसको निकाल लेता हूँ चलो, या इसको निकाल लेता हूँ चलो, मैं इसको निकाल लेता हूँ, या चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ, मैं ये वाला निकाल लेता हूँ ये। तो ये कितना आ जाएगा? ये पूरा 4 है ना, और मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, तो 230√3/4 आ गया। ये क्या आया? ये मेरा ये आया है, ये। लेकिन मुझे बताना है क्या? मुझे हाइट ऑफ लाइट हाउस बताना है। तो मुझे ये पता है, मुझे ये बताना है, तो ये 60 के सामने है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसका मैं इंटू 3 कर दूंगा, क्योंकि 60 के सामने जाने के लिए मुझे इंटू 3 √3 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा आ गया इतना। तो मुझे 60 के सामने जाना है तो मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 60 के सामने वाला बड़ा होता है और 30 के सामने वाला छोटा होता है। 30 के सामने जाने के लिए क्या करते हैं हम? √3 से डिवाइड करते हैं। तो मुझे ये पता है इसके सामने जाना है, ये निकालना है, तो मैं सिंपली √3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका ये बेसिकली 230 इंटू 3 बन चुका है। तो 3×3 = 9 और आपका 3 दूनी होता है 6 डिवाइड बाई 4, जो कि आपका आ जाएगा 172.5। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ ही मैं आपको एक बार पूरा हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ा देता हूँ। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका इस पूरे में खत्म है। ठीक है, तो ये आपको रेशियोज याद नहीं करने। मैंने आपको बहुत ही छोटी चीज बताई कि जो आपका 30 के सामने वाला होता है वो छोटा होता है, जो आपका 60 के सामने वाला होता है वो होता है बड़ा। तो 30 के सामने जाने के लिए छोटा करना पड़ेगा, मतलब आपको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 के सामने आपका बड़ा होता है तो √3 से मल्टीप्लाई करना होगा बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये 15 है, मुझे इसके सामने जाना है, तो मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि 30 के सामने वाला छोटा होता है। तो मैं √3 से इसको डिवाइड कर दूंगा। 60 के सामने वाला होता है बड़ा, तो मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो ये 30 है, तो ये 60 होगा कि नहीं? बिल्कुल 60 होगा। और 60 के सामने वाला होता है बड़ा। ठीक है, तो मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 35√3 मेरा आ जाएगा। 45 तो भाई 1:1 होता है, तो अगर ये 5 है तो ये भी आपका 5 ही होगा। ये आपका 30 है और ये 30 है, तो मुझे इसके सामने जाने के लिए छोटा करना पड़ेगा, मतलब 12/√3 कर दूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं एक सेकंड रुक जाओ यार, साफ लिख दो, मैं थोड़ा सा अंदर लिख देता हूँ। 12/√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 60 है, यहाँ पे जाना तो 20√3 हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे मैं एक चीज और बता रहा हूँ, वो ये है कि आप एक बार 60 वाला देखा करो। जैसे मैं ये 60 है ना, तो 60 के साथ ये और ये वाली साइड लगी हुई है ना, एक हाइपोटेन्यूस और एक उसके अलावा है। तो जो हाइपोटेन्यूस होता है ना और जो इसके अलावा होता है, ये हाइपोटेन्यूस जस्ट इसका डबल होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? 60 वाले एंगल को देखो, तो इसके साथ दो साइड लगी हुई हैं, तो जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, वो जो दूसरी साइड है उसका जस्ट डबल हो जाता है। तो मतलब अगर ये 20 है, ये 60 है, तो ये सिंपली 40 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सारी साइड्स निकालें क्या? जैसे मैंने कहा बोला ये 30 है, तो ये क्या है? ये 60 होगा कि नहीं? मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 मैंने क्या बोला आपको? अभी मैंने बोला ना 60 के साथ वाला देखा करो आप, ये दोनों है, तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये सिंपली आपका 30/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 60 है, तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 40। ऐसे अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें 60 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये जस्ट इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 70। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट को देखूं तो इसको देखो, तो ये तो है 60, तो जस्ट डबल कर दूंगा तो आपका ये आ जाएगा, तो आपका 24/√3 आ जाएगा। इसको देखो तो ये आपको 60 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा? 40। इतने रेशियो से ना आपका पूरा चैप्टर निपट जाएगा। और एक दो रेशियो जो मैंने आपको 1:3 वाला बताया था ना, कल भी फिगर दिखाया था, आपका पूरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस निपट चुका है इतने में ही। ठीक है, साथ में मैंने एक चीज और बताया था, आपको याद होगा मैंने क्या बताया था? यहाँ पे बताऊँ क्या? कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिखे, कॉम्प्लीमेंट्री दिखे,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आप देखोगे क्या मुझे दो वैल्यूज दिया है क्या क्वेश्चन में, सिर्फ दो। तो क्या अगर आपको दो वैल्यूज दिखा तो आप देखोगे क्या आपसे हाइट पूछा है क्या, तो आप कहोगे हाँ यार हाइट ही पूछा है। तो हाइट क्या होता है, जो भी दो वैल्यूज, मानो दो वैल्यूज ए और बी दिया है तो हाइट इक्वल टू रूट ए बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये भी याद होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे 9x² प्लस 1 प्लस 9x² निकालना है। तो 9x² कहीं ना कहीं 3x का स्क्वायर करने से आया होगा, तो मुझे यहाँ पे 3x दिखना चाहिए जो मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैं कैसे यहाँ पे 3x देखूंगा, देखो ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, तो अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 3x हो गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका 9 आ चुका है। तो अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा ये वाला टर्म। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, अगर अगर हमने ये पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू n है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, n² माइनस 2 होता है, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सिंपली करेंगे वही चीज़ है, x के 3x आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 9x² प्लस 1/9x² क्या हो जाएगा, n² माइनस 2 मतलब 81 माइनस 2 मतलब 79। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं इसी वक्त। ठीक है, तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू n है ना, तो x² प्लस 1/x² आपका n² माइनस 2 हो जाता है, और साथ में x³ प्लस 1/x³ आपका n³ माइनस 3n हो जाता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड देखो, अगर x माइनस 1/x इक्वल्स टू n है तो इस केस में आपका x² प्लस 1/x² आपका n² प्लस 2 हो जाता है, और x³ प्लस 1 माइनस होगा यहाँ पे, हाँ x³ माइनस 1/x³ आपका जो होता है वो n³ प्लस 3n हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मैं साफ लिख दूं, n³ प्लस 3n हो जाता है। ठीक है, हाँ और कोई रिजल्ट, हाँ एक चीज और, कि अगर x प्लस 1/x हमें दिया है n, और मुझे x माइनस 1/x पे जाना है। ठीक है, आप देखो कि मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ, आप थोड़ा याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको प्लस से माइनस पे जाना है तो आप ऐसे समझ लो कि आपको बड़े से छोटा पे जाना है ना। थोड़ा सा मैं इरेज करके इधर लिख दे रहा हूँ, एक मिनट मुझे देना बस आप। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है, अब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बोला आपको कि आप ऐसे देखो कि आपको बड़े से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऐसे मान लो प्लस बड़ा होता है माइनस छोटा होता है, ऐसे मान लो, तो आपको बड़े से छोटे पे जाना है तो आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या माइनस करोगे, n² माइनस 4 का रूट होता है। ठीक है, अगर आपको प्लस से माइनस पे आना है, मतलब x प्लस 1/x से x माइनस 1/x पे आना है तो n² माइनस 4 करोगे। माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको बड़े से छोटे पे जाना है। ठीक है, और अगर आपको छोटे से बड़े पे जाना है, जैसे मान लो अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू n दे रखा था और आपको x प्लस 1/x निकालना था, तो आपको सिंपल n² प्लस 4 करना था। याद करने का तरीका क्या है कि आप माइनस से प्लस पे जा रहे हो, मतलब आपको बड़े पे जाना है, बड़े पे जाने के लिए आप प्लस 4 करोगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मैं आपको कोई रिजल्ट याद करा पाऊँ तो वो मैं, हम लोग बाद में देखते रहेंगे ऐसे ना रिजल्ट, तो अभी इतना याद रखो। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू 2 दे रखा है। आपको एक बात थोड़ी सी समझनी है कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू पुटिंग करूँ ना, थोड़ा गेस करूँ, तो अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूँ ना तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो आप एक बात ये समझो, जब भी आपको ना ऐसे दिया रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है, या x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 2 है, या x की पावर n, कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू 2 है, तो आप ये समझ लो सिंपल यहाँ का क्या कंक्लूजन निकलता है कि x की वैल्यू आपकी सिंपली 1 दे रखी है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ऐसा दिया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस 2 दी है, या x की पावर n प्लस 1/x की पावर n आपका माइनस 2 दे रखा है, तो यहाँ पे बेसिकली जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है कि x की वैल्यू सिंपल आपकी -1 है, और आपको दिख भी रहा है, अगर आप -1 डाल दो यहाँ पे या यहाँ पे डाल दो तो आपको -2 ही आंसर आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड वाले में थोड़ा सा केस गड़बड़ा गया है। ये बेसिकली ना, अगर यहाँ पे ये ऑड पावर है, n इक्वल्स टू ऑड पावर,
क्योंकि इवन पावर में ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर n इवन होता, इफ n इवन ना, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका इवन होता, तो बेसिकली आपका ये 2 ही आता, आपका ऑड नहीं आता। तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑड मान लो, सिंपल, ठीक है, ऑड पावर है तभी ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि इवन पावर में पॉसिबल नहीं है। ये तो रिजल्ट तो आपको याद होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप इजीली गेस कर पा रहे हो कि नहीं, ए की वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 1 डाल दो तो आपका आंसर सिंपली 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये जो है अगर आपका x प्लस 1/x अगर 1 है तब बताओ, अगर x प्लस 1/x 1 है तब बताओ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका x क्यूब जो होगा वो आपका -1 हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे बोल दूं x माइनस 1/x आपका अगर 1 है, तो इस केस में आपका x क्यूब जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा सिंपली। ऐसे एक और रिजल्ट है, एक और रिजल्ट क्या है कि अगर मैं ऐसे बोल दूं x/a प्लस a/x अगर आपका 1 है, तो इस केस में आपका x क्यूब जो निकल के आता है वो आपका -a क्यूब निकल के आता है। और अगर x/a -a/x आपका 1 दे रखा है, तो इस केस में जो आपका निकल के आता है वो आपका x क्यूब आपका a क्यूब निकल के आता है। तो ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका भी बता देता हूँ, ऊपर भी तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे प्लस रहता है ना तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। आप देखो ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे अगर माइनस रहता है ना तो यहाँ पे प्लस आता है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। साथ में ये तो मैंने आपको ऑब्जर्व कराई दिया कि मुझे प्लस से माइनस पे जाना है, तो बड़े से छोटा पे जाना है तो मैं माइनस करूंगा, ये यहाँ पे याद रखना इस तरीके से। यहाँ पे भी सेम है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, आपको देखो ये तो इजीली आप गेस कर रहे हो, तो ये तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं याद करने में, या तो आपको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, आप ये समझना कि प्लस में क्या होता है, प्लस में माइनस होता है और माइनस में होता है प्लस, ठीक है। प्लस में क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है आपका प्लस। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो मैंने आपको दो फॉर्मूला कल याद कराया था, मैंने आपको दो फॉर्मूला क्या याद कराया था कि आपका जो पहला फॉर्मूला होता है ए क्यूब, थोड़ा मैं साफ साफ लिख दूं ना, तो जो आपका पहला फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab, पहला फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में ले लेता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे क्या बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद करने हैं, बाकी आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना। तो अगर आप इन दोनों, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये इसके इक्वल है और ये आपका इसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये आपका इसके इक्वल है, तो अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर कर दूं इन दोनों में, तो आपको ये तो दोनों में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोर्शन है ना वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल है। इसको आप हटा दो, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल है। और आपको क्या निकालना है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। तो मतलब आप ये निकाल दो तो आपका ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा, बस आपको वही चीज करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, तो मैं इस पोर्शन का यूज करूंगा, ये जो पोर्शन मुझे दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसका यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पे डाल देते हैं फिर इसकी वैल्यू क्या हो, मैं लिख दूं क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बेसिकली 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 मुझे दिख रहा है, 1/2 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर, यही तो है भाई। तो आप देख लो, आपको पता है हाफ p माइनस क्यू कितना होगा, p माइनस क्यू मतलब 1 का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, क्यू माइनस आर सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी आपका -2 आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो आपका 6 और हाफ मतलब आपका कितना आ जा रहा है, आपका 3 आ जा रहा है सिंपली, तो आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपने याद कर रखना है, आपको सब कुछ फिर सारे इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो तो इजीली कर लोगे आप, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अ नंबर आर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 3, तो आपको कोई भी एक वैल्यू मान लेने, तो बच्चे क्या गलती करते हैं ना, गलती ये करते हैं कि वो 8
और 3 रिमाइंडर है तो वो 11 मानते हैं, 11 मानते हैं, क्योंकि आप 11 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ना अगर आप 11 मानोगे ना तो थोड़ी सी आपकी यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो हम क्या मानते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को मान लेता हूँ नंबर। तो आप बताओ, अगर आप 3 को 8 से डिवाइड करो तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा, 8 जीरो यहाँ गया 0, आपका 3 रिमाइंडर आ गया। तो इस केस में भी तो हो रहा है पॉसिबल। तो सबसे छोटी वैल्यू मैं यहाँ पे 3 मानूंगा, ना कि 11 मानूंगा, उससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो मैंने इस नंबर को ही 3 मान लिया, जो ये नंबर है ना r, इसकी वैल्यू मैंने 3 मान ली, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रही है। मैंने 3 मान लिया r की वैल्यू। अब यहाँ पे r की वैल्यू डाल दूंगा तो 9 प्लस 18 प्लस 7 27, 7 होता है आपका 34। अब 34 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ये तो कह रहा है जब हम इसको मतलब 34 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका 2 करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे नेक्स्ट देख लो क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय इतना वी गेट 19 एज रिमाइंडर। तो लोग क्या करते हैं ना, जो नंबर मानेंगे और ये मानेंगे, ठीक है, ये मान लेंगे नंबर, क्योंकि इसको जब मैं 459 से डिवाइड करूँ तो मेरा 19,000। लेकिन आपको ये करना ही क्यों है, आप अपनी कैलकुलेशन क्यों टफ कर रहे हो, आपको 19 को ही मान लेना। मैंने 19 ही मान लिया, उस नंबर को 19 मान लिया। अब 19 को जब मैं 459 से डिवाइड करूंगा तो भाई इतना ही तो रिमाइंडर आएगा। तो मैं 19 को ही मान लिया कि 19 ही मेरा नंबर है। अब 19 को मान लिया, तो अब इस नंबर को मैं जो यह कह रहा है, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, मतलब 19 को जब मैं 70 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 19 को 70 से डिवाइड करने पर आपका सिंपल 2 रिमाइंडर आएगा। तो 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन से बचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 233। तो हमें बताना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर का जो एवरेज है वो आपको बताना है कि वो कितना होगा, ठीक है। पहली बात तो एक बात ये समझो ना कि जब कंसेक्यूटिव 5 नंबर्स है ना, मतलब कंसेक्यूटिव है, मतलब एक कंसेक्यूटिव का मतलब ये समझ लो कि एक यूनिफॉर्म सीरीज है, आप कह लो एपी सीरीज है, ठीक है। तो मान लो जैसे 10 नंबर भी हैं, या मान लो 8-9 नंबर है, जितने भी नंबर है, अगर ये यूनिफॉर्म है ना, तो चाहे मैं पहले और आखिरी का एवरेज लूं, या मैं सेकंड पहला सेकंड आखिरी का लूं, ठीक है, ऐसे लूं, या इसका लूं, मतलब पीछे से मैं 3 ले लूं, आगे से तीसरा का ले लूं। जब भी ऐसा लूंगा ना तो सिंपली इसका जो एवरेज आएगा वो मिड पॉइंट ही आएगा, मिड पॉइंट। या इस पूरे का एवरेज लूं तो भी मिड पॉइंट आएगा, या शुरू के 2 और आखिरी के 2 का एवरेज लूं तो भी मिड पॉइंट आएगा, शुरू के 3 आखिरी के 3 का एवरेज लूं तो भी मिड पॉइंट आएगा। मतलब अगर आप एक यूनिफॉर्मिटी से चल रहे हो, ये नहीं कि आप इधर का पहला ले लो इधर का तीसरा ले लो, ऐसे नहीं। अगर आप इधर का पहला ले लो तो इधर का पहला लो तो भी आपका जो एवरेज आएगा वो मिड पॉइंट ही आएगा। ये बात समझ, ये बात बस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है आपको भाई, अब तो समझ आ नहीं रहा कैसे करना है। तो आप पहली बात तो अगर 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मानने तो कुछ इस तरीके से मानते हैं। पहली बात तो ऑड मतलब एक नंबर को छोड़ के दूसरा होगा ना, क्योंकि कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो ऑड नंबर भाई एक को छोड़ के ही तो होगा। जैसे अगर 1 है तो फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे तो होगा। तो मैंने कहा लिया, मैंने ये मान लिया कि जो बीच वाला नंबर है ना वो ए है बीच वाला नंबर। और मुझे पता है कि ये जो लार्जेस्ट नंबर, मतलब लार्जेस्ट सबसे बाद वाला और सबसे पहले वाला का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मिड पॉइंट आएगा। तो मिड पॉइंट तो मैंने इसको माना है, ए को मिड पॉइंट माना है। तो अगर मैं एक वैल्यू निकल के आ जाएगी ना तो मेरा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो जान गए, ठीक है। तो मैंने बीच वाला नंबर मान लिया ए, और 5 है तो ये वाला नंबर आपका a+2 हो जाएगा कि नहीं, ये आपका नंबर a+4 हो जाएगा कि नहीं, ये वाला नंबर आपका a-2 हो जाएगा कि नहीं, और ये आपका a-4 हो जाएगा कि नहीं। तो ये पांचों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करना है, लो मैंने इनका स्क्वायर कर दिया और सम करना है, स्क्वायर का सम करना है ना भाई, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर का सम कर दिया और इनका जो एवरेज है मतलब डिवाइड बाई मैंने कर दिया 5, वो आ रहा है 233, इतना ही तो आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व करो तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये a-4 का होल स्क्वायर है और ये आपका a+4 का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो कॉमन आएगा, लेकिन जो 2ab वाला टर्म है वो यहाँ पे +2ab आएगा, यहाँ पे -2ab आएगा, यहाँ पे +2ab आएगा, तो वो चला जाएगा। मतलब आपका जो टर्म बच रहा है ना वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला ही टर्म बच रहा है, ठीक है। तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक a स्क्वायर आया है, यहाँ पे एक a स्क्वायर है और यहाँ पे एक a स्क्वायर आया है, तो टोटल 5a स्क्वायर आए हैं, ठीक है। प्लस आप देख रहे होगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर है जो कि 16 है, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है जो कि 16 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो कि 4 है, 16 4 20। यहाँ पे भी सेम 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है, 16 4 20, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 16 4 20 और 20 20 40, मतलब ये आपका हो गया 40, ठीक है, प्लस 40। और आपको पता है कि 2ab वाले टर्म तो यहाँ पे जो आए थे, यहाँ पे जो 2ab वाले टर्म आए थे यहाँ से कैंसिल आउट हो गए,
ठीक है। तो ये आपका ऊपर मोटा मोटा 5a² प्लस 40 आ चुका है, डिवाइड बाय 5 कर दे रहा हूं, इक्वल्स टू आपको 233 दे रखा है। तो 5a² प्लस 40 जो आपका आ रहा है वो 5 या 15 हाथ लगा, एक 5 या 15 हाथ लगा, एक 5 दूना 10 एक 11, इसमें से मगर 40 घटा दो तो 5a² की वैल्यू जो आ रही है 1125 आ रही है, तो a² की वैल्यू आपकी 225 आ रही है, तो a की वैल्यू आपकी सिंपल 15 आ जा रही है। ठीक है, तो आप कर भी सकते हो, अदरवाइज आपको मैंने बता दिया था ना कि ये आपका 15 मिड पॉइंट है बेसिकली, तो ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 और ये आपका हो जाएगा 11। तो बेसिकली आपको 11 और 19 का एवरेज पूछा, तो आपको पता है मिड पॉइंट ही आएगा जो कि 17 आ जाएगा। एक सेकेंड, अपन सॉरी 15 आ जाएगा, तो आपका 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब थोड़ा कुछ हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो होते हैं वो बेसिकली n+1/2 होता है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1 टू n+1/6 होता है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, जो सम होता है ना इसका बेसिकली स्क्वायर कर दूंगा ना तो आपका ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों आपको पक्का पता होने चाहिए। अब ना हम अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स किसी ट्रायंगल के अगर मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, और मुझे उनका एरिया निकालना है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मान लेता हूँ ये जैसे मेरा प्लेन दिया है ना, ये बेसिकली मेरा प्लेन है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका होता है ये होता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है और ये 3 मेरे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्टिंग कर देता हूँ। शिफ्टिंग क्या मतलब, मैं किसी एक वर्टिसेस को उठा के ना, इस पूरे फिगर को, इससे सिलेक्ट हो जाता है ना मेरे ख्याल से, इस पूरे फिगर को उठा के मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे यहाँ पे लेते आऊंगा, यहाँ पे। इससे क्या होगा ना, मेरा एक वर्टिसेस हो जाएगा 0, फिर मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे करना है, अदरवाइज मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रखा है, उसमें डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये है, तो मैं किसी भी एक को 0 बना दे रहा हूँ। तो मैंने इसको बना दिया 0, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे +1 करना पड़ेगा और -2 करना पड़ेगा। भाई -1 में +1 करूंगा तो 0 बन जाएगा, 2 में -2 करूंगा तो 0 बन जाएगा। तो आपको ये चीज सम में करना है, इसमें भी आपने +2 कर दिया, -2 कर दिया, इसमें भी आपने +1 कर दिया, इसमें -2 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका 0 0 बन चुका है। पहला वाला कोऑर्डिनेट 0 0, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट आपका 3 और -1 बन चुका है, और तीसरा वाला कोऑर्डिनेट आपका 5 और -5 बन चुका है। ठीक है, अब ये तो 0 0 हट गया। अब जो दो कोऑर्डिनेट बचे, बेसिकली आपको क्या करना है, ये इंटू ये बाहर वाला माइनस ये इंटू ये अंदर वाला, और हाफ कर देना। बेसिकली हाफ और मॉड लेते हैं, क्योंकि हमें ना एरिया पॉजिटिव में लेना है, तो मॉड ले लो, हाफ और बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 -15 और -5, अंदर वाला मल्टीप्लाई करो, 5 आ रहा तो -5। ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे आपका 0 0 है और A B है और ये आपका C D है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, C D है, तो एरिया जो होता है, एरिया आपका क्या हो जाएगा, हाफ मॉड ऑफ AD माइनस BC। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, 3 और इंटू -5 -15 और माइनस आपका 5। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 20 और 20 आपका बेसिकली आके आ जाएगा 10, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका बता दिया। अब ऐसे ही आपका देखो एक क्वेश्चन आ रखा है MTS में, ठीक है, 2024 में अक्टूबर में। तो इसको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे तो क्वाड्रिलेटरल दे दिया, तो ये भी आसान है। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल, यही तो है भाई, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ABCD। ठीक है, ABCD में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 या कोऑर्डिनेट्स नल के ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, ABCD दे रखा है आपको, ABCD। तो आपको ना इसको दो उसकी तरह देखो, दो ट्रायंगल की तरह देखो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कहूँगा, मुझे भाई इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा, और मुझे भाई इनका तो एरिया निकालना आता ही है आसानी से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं आप कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, 6 -3, इसका कितना है, इसका है -4 -2, इसका है 3 1 और इसका है 5 0। तो मैंने क्या किया ना, तो ये तो ऑलरेडी 0, तो मैं इसको 0 बना देता हूँ, मतलब मैं -5 करूंगा और y में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। भाई ये जो x कोऑर्डिनेट है इसमें मैं -5 कर रहा हूँ और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ,
तो बेसिकली मुझे -5 x में सब में करना पड़ेगा। तो ये आपका जो नया कोऑर्डिनेट बना वो यहाँ पे 0,0 हो जाएगा, और मैंने -5 करना है तो ये -2 हो जाएगा। ये आपका -9, -2 हो जाएगा, क्योंकि y में कुछ नहीं कर रहा हूँ और x में -5 कर रहा हूँ। ये आपका 1, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये तो 0,0 है, तो क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा बाहर वाला और ये अंदर वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेसिकली मैंने ए बी डी का एरिया निकाल रहा हूँ, ए बी डी का एरिया प्लस मैं एरिया किसका निकाल रहा हूँ, बी डी सी का। तो हाफ, चलो मैं हाफ कॉमन ले लिया, हाफ मैंने कॉमन ले लिया, या थोड़ा अलग अलग ही निकाल लो। ठीक है, क्योंकि मॉड में दिक्कत आ जाएगी, तो अलग अलग निकाल लो। तो क्या किया मैंने, बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 इंटू -2, मतलब -2 आ गया आपका, -2, और माइनस अंदर वाला तो अंदर वाला आपको दिख रहा है -3 और -9, आपका -27, सॉरी +27 आ जाएगा। तो मैं माइनस करूंगा तो -27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखूं तो इसमें आपका क्या आ रहा है, यही तो है, यही तो है, जिसमें ये तो 0 0 आ गया। तो आप इन दोनों को देख लो, तो कोई भी आप किसी भी दो को बाहर को मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने क्या किया, ये बाहर वाला मतलब ये और ये, ठीक है, ये बाहर बाहर वाला, तो आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है कि 4 आ रहा है, 4। तो ये आ गया आपका 4, माइनस अंदर वाले 1 और -9 है, जो कि +9 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 29/2 आ रहा है, जो कि 14.5 होता है, और ये आपका 13/2 होता है, जो कि 6.5 होता है। इन दोनों को जोड़ दो तो आपका 21 स्क्वायर यूनिट आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, 21 स्क्वायर यूनिट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको सिंपली 2 ट्रायंगल मान के कर लेना है, क्योंकि आपको ट्रायंगल वाला ही फॉर्मूला याद है, 10 फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन मुझे ये दिया है और मुझे बताना है कि ये है क्या। तो हम सिंपली क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, और c का रेशियो निकालते हैं जो कांस्टेंट है, और देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो बेसिकली अगर मैं x का कोफिशिएंट का रेशियो देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, मतलब 1/4। ठीक है, ये x के कोफिशिएंट का रेशियो आ गया। फिर y का देखूंगा 2/8, फिर मैं c का देखूंगा 15/13। ठीक है, ये हुआ। अब मुझे दिख रहा है कि भाई a1, इसको हम a1 a2 बोलते हैं, इसको b1 b2 बोलते हैं, इसको c1 c2 बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है ये तो इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल नहीं है। तो आपको दिख रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, और ये जो कंडीशन होती है ये पैरेलल लाइन की होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको सारे रिजल्ट याद करा देता हूँ कि अगर आपको 2 लाइन की इक्वेशन दे रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, तो अगर आपका अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। मतलब ये जो लाइन होगी ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। और आप बताओ सोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली सोल्यूशन होता है ना कि जैसे अगर ये लाइन है तो ये जो पॉइंट इस लाइन पे, तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ये पॉइंट इस लाइन पे तो ये इसका सोल्यूशन है, ये पॉइंट इस लाइन पे तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब 2 लाइन है तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करे। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे आ रहा है, इस 2 लाइंस में कौन सा ऐसा पॉइंट है दोनों पॉइंट पे आ रहा है, दोनों लाइन पे आ रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों लाइन पे आ रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो अगर ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो पॉइंट है दोनों लाइन पे आ रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन है, इन दोनों लाइन का ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तभी उसका सोल्यूशन होगा। अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो आप बताओ क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेगी, या कोई भी ऐसा पॉइंट है ऐसा जो दोनों लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपका पैरेलल लाइन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। और ये जो 2 लाइंस है ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे आप ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, ये आपकी दोनों लाइन पे आ रही है, मतलब ये सारे सोल्यूशन है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाता है इस वजह से। ठीक है, समझ गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन का सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन का इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और पैरेलल लाइन का एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो मतलब वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब इसमें एक सोल्यूशन आएगा, मतलब एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन आएगा। अगर a1/b2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, तो बेसिकली वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन है, तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन आएगा। और अगर a1/a2 नॉट सॉरी इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो ये आपकी पैरेलल लाइन से, मतलब यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई ये 2 लाइंस है
तो मुझे बता दो कि इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, या कह लो कि जो इसका मतलब होता है बेसिकली कि ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बेसिकली आपको दो लाइन की इक्वेशन ऐसे देगा, मान लो कि 2x + 5y = 3 और x + 3y = 5, ऐसे आपको दे देगा। मान लेता हूँ ऐसे दे देगा, ये आपको 30 मान लो, चलो ऐसे दे देगा। तो सिंपली आपको इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर देना है x और y के लिए। तो जो x, y होगा ना वही इसका सोल्यूशन होगा। ये तरीका होता है। आपसे पूछ ले कि इन दोनों लाइन का सोल्यूशन क्या होगा या किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो सिंपल जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसको 2 सिंप्लीफाई कर दो, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, माइनस कर दो, आपकी y की वैल्यू निकल आई। ऐसे सिंपली करना है, ठीक है। तो इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होगे कि कैसे सॉल्व करते हैं लाइन के इक्वेशंस को। नेक्स्ट में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। देखो आपको जब भी ऐसे दिख जाए ना कि sin अल्फा = cos बीटा, या आपको ऐसे दिख जाए tan अल्फा = cot बीटा, या आपको ऐसे दिख जाए sec अल्फा = cosec बीटा, जब भी कभी ऐसा दिख जाए तो ये समझ लो जो साइन के आगे होता है और जो कॉस के आगे होता है, या जो टेन के आगे होता है, कॉट के आगे होता है, या जो सेक के आगे होता है और कॉसेक के आगे होता है, इन दोनों का सम जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे आपको यहाँ पे साइन = कॉस दिख रहा, तो साइन के आगे जो चीज है और कॉस के आगे जो चीज है, इन दोनों को सम कर लूंगा और ये आपका 90 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या निकाला, जब भी आपको साइन = कॉस दे, टेन = कॉट दे, या सेक = कॉसेक दे, इसी पेयर्स में आपको देखना है, तो जो भी आगे वाले एंगल्स है ना, उन एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब इन तीनों ही केस में जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो सिंपली मुझे क्या करना था कि मुझे इसके आगे जो दिख रहा है, क्योंकि साइन = कॉस है, तो इसके आगे और इसके आगे इसका पूरा सम करके 90 के इक्वल कर दूंगा, बस यही करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, 3a प्लस a माइनस 26 मतलब 4a - 26 इक्वल्स टू होता है 90। तो आपका ये हो जाएगा 116, मतलब आपका हो जाएगा a की वैल्यू 29 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन = कॉस लिखा है, तो मतलब इसके अंदर ये जो है ना, इसका सम आपका कितना हो जाएगा 90। तो 48 + 13 जो कि होता है आपका 61 प्लस k = आपको दिख रहा है 90। तो जो आपकी k की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 29। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 29 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात ये भी देख लिया करो कि यहाँ पे पूछता क्या है, यहाँ पे क्या पूछता है ये भी पूछ लो। यहाँ पे k पूछा है, 2k पूछा है, इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। जैसे अगर ये वाला है तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप देखो ना, ये आपको क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अगर मैं tan 4 थीटा और मैं इसको उधर भेज दूं, ठीक है, तो 1/tan 6 थीटा हो जाएगा, और 1/tan 6 थीटा क्या होता है, cot 6 थीटा होता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है tan = cot है, मतलब इसका जो सम होगा वो 90 होगा। मतलब जो tan थीटा है ना, tan थीटा का जो सम है वो 90, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी आ चुकी है 9। ठीक है, तो आपको यहाँ पे cot 5 थीटा, मतलब cot 5 थीटा की वैल्यू क्या है 45, मतलब cot 45 की वैल्यू पूछा है जो कि होती है 1। आसान था कि नहीं। यहाँ से हम एक रिजल्ट और देख लेते हैं कि अगर a + b + c = 180 डिग्री होता है ना, तो tan a + b + c क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि tan a + tan b + tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a tan c। तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में बेसिकली ना इन तीनों का फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो आपको इन तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको मैं x और y को a और b की तरह पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा उसमें फ्लुएंसी, आपको भी शायद ऐसे ही याद होगा, cos a + b cos a - b ऐसे याद होगा ना, sin a cos b - cos a sin b ऐसे याद होगा। ठीक है, तो ऐसे पढ़ूंगा। तो cos a + b क्या होता है, cos a cos b - sin a sin b होता है। तो यहाँ पे भी आपको cos a cos b - sin a sin b दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको cos a cos b - sin a sin b दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको cos a cos b - sin a sin b दिख रहा है। ठीक है, साइन a - b क्या होता है, साइन a cos b cos a sin b। ठीक है, और आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है, तो जो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना बीच में, वो प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली आपका साइन a cos b cos a sin b होता है, लेकिन बीच में प्लस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे माइनस है, साइन a cos b cos a sin b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी tan 2a का क्या होता है, 2 tan a/1 - tan² है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होना चाहिए। बाकी हम रिवाइज भी कर लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे x प्लस वाई लिखा है ना, लेकिन मैं आपको a और b की तरफ लिखूंगा फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a प्लस कॉस a कॉस b माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। और यहाँ पे प्लस हो जाता है, मतलब यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो जाता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन 3a का क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही कॉस 3a का क्या होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a का क्या होता है, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, एक बार मैं साफ लिख देता हूँ, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन ए प्लस साइन बी का क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। कॉस ए कॉस बी का क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। और कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या होता है, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, सॉरी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन बी माइनस ए बाई 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बी माइनस ए बाई 2 होता है। अब याद कैसे किया है मैंने ऐसे याद किया, देखो मैंने कैसे याद किया है कि अगर साइन ए साइन बी है ना, तो सबसे पहले मैं साइन के साथ ए प्लस बी लिखूंगा, क्योंकि देखो बस मुझे ना ये साइन को गैप कर देना है ऐसे। तो साइन के साथ पहली बात तो ये समझो कि साइन वाले में आपका एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, और कॉस वाले में दोनों में कॉस कॉस या दोनों में साइन साइन आएगा। ये पहला तरीका है। अब क्या अंदर कैसे जाना है, साइन ए प्लस साइन बी है तो मुझे साइन ए प्लस बी बाई 2 सबसे पहले कर देना है, मतलब जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना वो मुझे करना है, मतलब साइन ए प्लस बी बाई 2 करना है, और यहाँ पे मुझे साइन ए माइनस बी बाई 2 करना है। तो मैंने यहाँ पे साइन के साथ ए प्लस बी बाई 2 किया और साइन के साथ ए माइनस बी बाई 2 किया। अब एक साइन आ रहा है तो एक कॉस आएगा, यहाँ पे भी साइन है तो कॉस आएगा, और यहाँ पे अगर ए प्लस बी बाई 2 है तो यहाँ पे ए माइनस बी बाई 2 होगा, और यहाँ पे अगर ए माइनस बी बाई 2 तो उसका उल्टा होगा यहाँ पे। ऐसे मैंने याद किया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्लस वाले में दोनों जगह कॉस होगा, दोनों जगह साइन होगा, तो भाई दोनों जगह कॉस होगा तो एक बार तो प्लस वाला आएगा, एक बार माइनस वाला आएगा, एक बार प्लस वाला आएगा, एक बार माइनस वाला आएगा, तो पता ही है सबको। बस एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे माइनस वाला जो है ना, यहाँ पे बी माइनस ए हो जाता है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे ए माइनस बी करके यहाँ पे भी माइनस ले सकते हो, लेकिन ऐसे करो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिनके दोनों इक्वल साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो एंगल बिटवीन देम है वो 30 डिग्री है। तो आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बताना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी, नहीं पता तो यहाँ से ध्यान से सुन लो। अगर मुझे दो साइड पता है ए और बी और इसके बीच का एंगल पता है थीटा, तो अगर मुझे इसका निकालना है एरिया, तो इसका एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ ए बी मतलब 15 इंटू 15, और इसके बीच का एंगल जो कि साइन 30 है जो कि हाफ होता है, मतलब आपको 225/4 कर देना है, तो आपका 56.25 आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, हाफ ए बी साइन थीटा। द इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज 125। तो मुझे बताना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको बेसिकली यहाँ पे इन रेडियस दिख रहा है, आपको एरिया दिख रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ पेरीमीटर दिख रहा है। तो आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, तो एक फॉर्मूला होता है इन रेडियस का। इन रेडियस का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, देखो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला और एक होता है इन रेडियस का। सर्कम रेडियस का होता है ए बी सी अपॉन 4a, 4 डेटा मतलब 4 एरिया। इसका क्या होता है, एरिया अपॉन एस होता है। एस आपका क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, या इसको आप पेरीमीटर का हाफ कह सकते हो। तो इन रेडियस आपको 8 दे रखा है, एरिया आपको पूछा है, और पेरीमीटर आपको दे रखा है, लेकिन आपको सेमी पेरीमीटर निकाला मतलब 125/2।
125/2, तो एरिया आपका क्या हो जा रहा है, एरिया आपका बेसिकली 8 इंटू 125/2, इसको 4 कर दो तो बेसिकली आपका कितना जा रहा है, 500 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन रेडियस आया तो हम सब कुछ रिकॉल करेंगे बहुत ही प्रॉपर। तो एक होता है इन रेडियस जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, एक होता है सर्कल रेडियस जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल हो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर लिखा ही तो था, ये होता है ए बी सी अपॉन 4 एरिया, और ये होता है आपका 4 एरिया में एरिया लिख दूं क्या, चलो 4 इंटू एरिया लिख दे रहा हूं, ठीक है, और ये होता है आपका एरिया अपॉन एस, ठीक है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है ना, आपका जस्ट हाफ हो जाता है, मतलब सर्कम रेडियस से इन रेडियस आपका जस्ट हाफ होगा। तो एक होता है a/√3 और एक होता है a/2√3। अब आपको बस इतना याद रखना है कि एक होता है a/√3, एक होता है a/√3, और आप a/2√3 आपको पता है कि इन रेडियस छोटा होता है, क्योंकि भाई इन रेडियस देखो, मैं तो आपको पहले ये बता दूं कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, और एक इसके बाहर सर्कल है ऐसे, ठीक है, तो ये जो अंदर वाले सर्कल का रेडियस है ना, ये होता है स्मॉल आर इन रेडियस, और जो बाहर वाले सर्कल का रेडियस होता है वो होता है कैपिटल आर। आपको पता है ना, कैपिटल आर बड़ा होगा, स्मॉल आर छोटा होगा। तो छोटा कौन सा है, छोटा ये वाला वैल्यू है तो ये आपका स्मॉल आर की वैल्यू होगी, ये बड़ा है तो ये कैपिटल आर की है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, जो आपका ये होता है वो p प्लस बी माइनस h/2 होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज/2, और जो कैपिटल आर होता है वो सिंपल आपका h/2 होता है। ठीक है, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैंने कैसे याद किया है, मैंने ऐसे याद किया है कि सारे ट्रायंगल जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वो बेसिकली दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ABC/4 एरिया और एक होता है एरिया बाई एस। तो मैंने ऐसे याद किया है कि आर होता है बड़ा, तो जब भी बड़ा में ये 4 वाली वैल्यू आएगी, बड़े में 4 वाली वैल्यू होगी, मतलब ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है और ये आपका इन रेडियस का फॉर्मूला है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मुझे पता है दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a/√3 और एक होता है a/2√3। तो जो छोटा होगा वो इन रेडियस का होगा, जो बड़ा होगा वो सर्कम रेडियस का होगा, ऐसे याद किया है, और ये मैंने ऐसे ही याद कर लिया है, ये इजी है। अब साइन रूल भी देख लेता हूँ। साइन रूल बेसिकली क्या होता है, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2r। ये r क्या है, ये r आपका सर्कम रेडियस है। अच्छा, इसमें बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या हो जाती है ना, वो कभी कभी ऐसे कर देते हैं, साइन a अपॉन a इक्वल्स टू साइन b अपॉन b इक्वल्स टू साइन c अपॉन c इक्वल्स टू 2r कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूजन हो तो आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि डायमेंशंस बराबर होती हैं। तो ये a और b और c क्या है, ये ट्रायंगल की साइड्स है, तो वो लेंथ है, बेसिकली वो लेंथ में मेजर किया जाएगा, और इसकी कोई लेंथ नहीं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये लेंथ है और ये भी लेंथ ही तो है, 2r लेंथ है, तो ये ऊपर रहता है, ऐसे याद कर लो कि ये ऊपर रहेगा, कि अगर लेंथ ऊपर है तो यहाँ पे भी ये भी तो लेंथ है, और ये लेंथ अगर नीचे तो यहाँ पे फिर ऐसे ना हो कि ये ऐसे होता। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपका साइन रूल हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, ऐसे पूछ लेगा, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। आपको मानो ये एंगल दिया है ABC, आपको ये ए वाला एंगल गिवन है, आपको ये बी वाला एंगल गिवन है, इसके सामने की मानो साइड 5 दे दिया, और इसके सामने के आपको चलो ये एक्स दे दिया, मान लो ये 30 डिग्री दिया है, ये मान लो 45 डिग्री दिया, कुछ भी दिया है, मान लो 30-45। तो अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, ए अपॉन साइन है, मतलब एक्स अपॉन साइन 30 जिसकी वैल्यू होती है हाफ, और इसके सामने मतलब ये ए के सामने वाला ये ए होता है। ठीक है, तो ये अपॉन साइन 30 इक्वल्स टू 5 अपॉन साइन 45 जो कि होता है 1/√2। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है साइन रूल के फॉर्मूला का यूज। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको कोसाइन रूल भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए एक तरफ रखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।